हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 50 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। सेक्शन 50 जो है वो बात करता है रेंट के बारे में कि रेंट बोनोफाइडली पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। मतलब कि ये बात कर रहा है कि जो लेसी है वो रेंट पे कर रहा है बोनोफाइडली होल्डर को अंडर डिफेक्टिव टाइटल। मतलब कि वो ये सोच रहा है कि जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ मैं सही व्यक्ति को रेंट पे कर रहा हूँ, बोनोफाइडली ये विश्वास कर रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को रेंट पे कर रहा है उसके पास डिफेक्टिव टाइटल है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब इस सेक्शन को हम पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, इसकी बेर एक्ट की लैंग्वेज को हम बाद में देखेंगे। तो पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि वो इस सेक्शन को पूरी तरह से आपको समझा देगा। मान लो कि ए एक व्यक्ति है। ए जो व्यक्ति है उसका एक मकान है, उस अपने मकान को, एक फर्स्ट फ्लोर है उसका, वो किराए पे दे देता है बी को। अब बी को किराए पे देता है तो बी जो होता है वो उसका रेंट पे करने लग जाता है ए को, पीरियडिकली जो भी मंथली हो उसको रेंट पे करता रहता है। अब क्या होता है कि जो ए होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो ए की वाइफ होती है उसकी जो है वो विडो हो जाती है ए की। तो बी ये बिलीव करता है कि भाई जो है वही अनटाइटल है जो ए की विडो है उसका रेंट पे करने की, तो वो कंटिन्यू जो रेंट होता है वो ए की विडो को पे करने लग जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जो ए होता है, ये जो ए होता है एक्चुअल में क्या होता है कि जो ए होता है वो जो वसीयत थी एक बना के जाता है और उसके अंदर प्रॉपर्टी जो थी वो अपने भाई के छोटे बेटे के नाम पे वो प्रॉपर्टी करके चला जाता है ए जो। ठीक है, तो बाद में जो उसके भाई का छोटा बेटा होता है वो आता है और कहता है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर, मेरे जो ए है उन्होंने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करी थी। ठीक है, अब उसको ये पता लगता है तो वो आके मान लो उसके लिए क्लेम करता है कि इसका रेंट जो भी आपने पे करा मुझे पे किया जाए। तो यहाँ पे जो बी होगा वो रेंट पे करने के लिए एंटाइटल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 50 जो है उसको प्रोटेक्शन देता है। बात ये होती है कि यहाँ पे जो बी है अगर वो रेंट जो है बी की वाइफ, ए की वाइफ को पीरियडिकली पे कर रहा था, ए की विडो को पीरियडिकली पे कर रहा था गुड फेथ के अंदर, ये मानते हुए कि जब भी मैं रेंट पे कर रहा हूँ वो गुड फेथ में कर रहा हूँ, ये मान रहा था कि जो ए की विडो है वो इसका ओनर है। लेकिन एक्चुअल में ओनर कौन थी? ओनर कौन था? जो ए के भाई का बेटा था, क्योंकि उसने उसको बिक्वेथ कर दी थी, वो विल बना के चला गया था, प्रॉपर्टी उसके नाम पे वो चली गई थी। तो यहाँ पे वो एंटाइटल नहीं होगा। कौन? पेरेंट जो उसका भाई का बेटा है, ए के भाई का बेटा जिसके नाम पे बिल बनी, वो एंटाइटल नहीं होगा रेंट दोबारा कलेक्ट करने के लिए, और ना ही वो लायबल होगा। कौन? बी जो लेसी है। तो इस तरह से प्रोटेक्शन दी गई है कि वो दोबारा उसको रेंट पे ना करना पड़े। लेकिन ये सेक्शन ये भी कहता है कि मान लो बी को इस बारे में नोटिस होता है या वो अपने प्रूडेंस से सोच समझ के इस बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता कि इसका रियल ओनर कौन है। ठीक है, अगर उसको इस बारे में नॉलेज होती है, अपने सोच समझ के अपनी प्रूडेंस से इस बात को पता लगा सकता है किसी भी तरह से, तो फिर अगर ये बातें प्रूव होती हैं कि उसको इसकी नॉलेज थी कि जो इसका ओनर है रियल में वो उसका भाई का बेटा है। ठीक है, तो फिर उस केस में अगर उसने पहले उसकी विडो को, ए की विडो को भी रेंट पे करा तो उसके भाई के बेटे को उसे रेंट दोबारा पे करना पड़ जाएगा। तो ये सेक्शन बस इतना ही कहता है हमारा। ऐसे इसमें एक एग्जांपल और है कि मान लो ए जो है वो ओनर था एक हाउस का। ठीक है, अब ए जो था वो एक हाउस का ओनर था, तो वो करता है कि वो मॉर्गेज कर देता है अपनी प्रॉपर्टी बी को। ठीक है ना, यूजुफ्रुक्चरी मॉर्गेज करता है। यूजुफ्रुक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी किसी को देते हो तो जिस व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है उसके पास सारे राइट आ जाते हैं। सारे राइट क्या आ जाते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया उससे आप ये कहते हो कि इस प्रॉपर्टी का जो भी रेंट है, जो भी प्रॉफिट है, वो आप इससे रिसीव कर सकते हो। तो ये सारे के सारे राइट उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो यूजुफ्रुक्चरी मॉर्गेज ही होता है। ठीक है ना, और जो हाउस था वो था परेशन में वो टेनेंट, लेकिन जो हाउस था, जिस हाउस को मॉर्गेज किया गया था वो किसी टेनेंट के पास किराए में था, वो पहले से उस पर कोई टेनेंट बैठा हुआ था। ठीक है, अब जो टेनेंट होता है उसको इस बारे में नॉलेज नहीं होती कि ये जो प्रॉपर्टी है आगे मॉर्गेज कर दिया, यूजुफ्रुक्चरी मॉर्गेज कर दिया, तो वो जो रेंट का पैसा होता है वो मॉर्गेजर को ही पे करता रहता है, जिसने प्रॉपर्टी किराए पे दी थी वो उसको पेमेंट करता रहता है। बाद में जो यूजुफ्रुक्चरी मॉर्गेजी था वो आके क्लेम करता है भी इसका रेंट में मुझे देना चाहिए था, तुम उसको क्यों पे कर रहे हो। लेकिन जो टेनेंट था वो कहता भी मैं तो बोनोफाइडली पे कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो एक्चुअली में उसको नॉलेज नहीं भी थी, ना उसको नोटिस में बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो जो टेनेंट था वो मॉर्गेजी को अगर मान लो रेंट की पेमेंट कर रहा था, तो जो यूजुफ्रुक्चरी मॉर्गेजी है वो दोबारा उसको क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसको पैसे लेने हैं तो वो मॉर्गेजी के ऊपर क्लेम कर सकता है, मॉर्गेजी से उस रेंट का पैसा मांग सकता है, लेकिन जो टेनेंट है उससे उसके ऊपर क्लेम
नहीं कर सकता है। तो ये सेक्शन सिर्फ 50 हमारे को यही कहता है। अब हम इसकी एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। तो यहाँ पे कहते हैं रेंट बोनोफाइड पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। मतलब कि रेंट हम पे कर रहे हैं कि जो रेंट कौन पे कर रहा है बोनोफाइडली, जो टेनेंट है या लेसी है वो रेंट पे कर रहा है होल्डर्स को, ठीक है। वो ये मान रहा है कि ये व्यक्ति होल्डर है। जैसे कि हमारे केस के अंदर ऊपर वाले में उसकी विडो को वो रेंट पे कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे वो मोर्टगेज को रेंट पे कर रहा था ये बोनोफाइडली मान के कि यही इसकी ओनर है, लेकिन उनके पास डिफेक्टिव टाइटल था। तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे कहता है कि नो पर्सन शैल बी चार्जेबल विद एनी रेंट। नो पर्सन शैल बी चार्जेबल विद एनी रेंट मतलब कि जो टेनेंट है उस पर दोबारा रेंट नहीं चार्ज किया जाएगा। और प्रॉफिट ऑफ एनी इमोरल प्रॉपर्टी, अगर इमोरल प्रॉपर्टी किसी लेसी के पास है या टेनेंट के पास है तो उससे दोबारा रेंट चार्ज नहीं किया जाएगा। विच ही हैज़ इन गुड फेथ पेड और डिलीवर्ड टू एनी पर्सन, मतलब उसने गुड फेथ में अगर वो रेंट जो है किसी को पे करा है। जैसे कि हमारे केस में वो एक ही विडो को पे कर रहा था कि भाई ये इसकी रियल मालिक है, उसने गुड फेथ में उसको पे कर दिया था। होम ही गुड फेथ हेल्ड सच प्रॉपर्टी नॉट विद स्टैंडिंग, इसके बावजूद भी इट मे आफ्टरवर्ड अपीयर, इसके बाद ये पता लगता है दैट द पर्सन्स टू होम सच पेमेंट और डिलीवरी मेड हैड नो राइट, उसको ये पता लगता है उसके बावजूद कि जिसको वो रेंट पे कर रहा है वो उसके लिए एंटाइटल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, हैड नो राइट टू रिसीव सच रेंट और प्रॉफिट। भले ही उसके बाद उसे ये पता लगता है कि जिसको वो रेंट पे कर रहा था वो इसके लिए एंटाइटल नहीं है, उसको ये रेंट उसको नहीं देना चाहिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो उससे रेंट दोबारा चार्जेबल नहीं होगा, ठीक है। जो लेसी है वो दोबारा रेंट उस व्यक्ति को पे नहीं करेगा जिसके बारे में मुझे पता लगता है कि ये इसका रियल ओनर था, उसको रेंट पे करना चाहिए था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।